गिला है शौक को दिल में भी तंगी-ए-जā का, गुहर में महव हुआ iztirāb दरिया का। ये दीवान-ए-ग़ालिब की गज़ल नंबर 27 है। आइए इसको पढ़ते हैं। गिला है शौक को दिल में भी तंगी-ए-जā का, गुहर में महव हुआ iztirāb दरिया का। ये जानता हूँ कि तू है पसुख़-ए-मktūb, ये जानता हूँ कि तू है पसुख़-ए-मktūब, मगर सिtam-zada हूँ zauq-e-ख़hāma-farsā का। hinā-e-pā-e-ख़hizāñ है bahār अगर है यही, hinā-e-pā-e-ख़hizāñ है bahār अगर है यही, davām-e-kulfat-e-क़hātir है aish दुनिया का। ग़म-ए-firāq में taklīf-e-sair-e-bāġh न दो, ग़म-ए-firāq में taklīf-e-sair-e-bāġh न दो, मुझे दिमाग नहीं है ख़anda-हā-e-बejā का। हनूज़ mahrami-e-husn को तरसता हूँ, हनूज़ mahrami-e-husn को तरसता हूँ, करे है har-bun-e-mū काम chashm-e-bīnā का। दिल उसको पहले ही nāz-o-adā से दे बैठा, दिल उसको पहले ही nāz-o-adā से दे बैठा, हमें दिमाग कहाँ हुस्न के तकाज़ा का। न कह के गिरिया ba-miqdār-e-hasrat-e-dil है, न कह के गिरिया ba-miqdār-e-hasrat-e-dil है, मेरी निगाह में जम-o-ख़harcha दरिया का, मेरी निगाह में है जम-o-ख़harcha दरिया का। फ़लक को देख के करता हूँ उसको याद असद, फ़लक को देख के करता हूँ उसको याद असद, जफ़ा में उसकी है अंदाज़ kār-farmā का। तो ये थी पूरी गज़ल। पहले शेर को देखते हैं कि बहुत खूबसूरत शेर है कि गिला है शौक़ को दिल में भी तंगी-ए-जā का, गुहर में महव हुआ iztirāb दरिया का। जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, गिला तो आपको पता है, इट्स लाइक ए कंप्लेंट, एक कोई शिकायत। शौक़ मीन्स पैशन और आर्डर, tangi-e-jaa मीन्स नैरोनेस ऑफ ए प्लेस, और गुहर मीन्स ए पर्ल, कोई मोती। महव हुआ मीन्स टू बी absorbed in something, iztirāb means restlessness, and dariyā means ocean। तो इसके अंदर वो कहना जो लिटरल मीनिंग है वो तो ये है पहली लाइन का कि जो पैशन है, जो शौक़ है, उसको इस दिल में आकर, जब मैंने उसको इस दिल में अपने दिल में कंटेन करने की कोशिश की, इट हैड ए कंप्लेंट ऑफ द नैरोनेस ऑफ द प्लेस। या शौक़ ने ये शिकायत की कि ये जो तेरा दिल है ये तंग है, या मैं इसके अंदर कंटेन नहीं हो सकता। और दूसरी लाइन ये है कि गुहर में महव हुआ iztirāb दरिया का। ऑन द अदर हैंड, इन ए पर्ल बिकेम absorbed रेस्टलेसनेस ऑफ द ओशन और द सी। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग तो ये है कि एक मोती के अंदर पूरे समंदर की बेचैनी समाना पॉसिबल है। ये पूरा समंदर जो है एक मोती के अंदर समाना जो है वो पॉसिबल है, लेकिन इस शौक़ को एक दिल के अंदर या ग़ालिब साहब के दिल के अंदर कंटेन करना पॉसिबल नहीं है। जब उस शौक़ को वो अपने दिल में कंटेन करने की कोशिश करते हैं तो वह शौक़ वापस कंप्लेन करता है कि दिस प्लेस इज़ टू नैरो। या सो पैशन in this imagery is way more vast and way more turbulent compared to an ocean, right? तो उसी वजह से उन्होंने कहा है कि एक मोती के अंदर समंदर का समाना जो है वो पॉसिबल है, लेकिन जो मेरा शौक़ है वो इतना टर्बुलेंट है, इतना इंटेंस है, इतना बड़ा है कि उसको मेरे दिल के अंदर जो है महव करना, अब्जॉर्ब करना, कंटेन करना पॉसिबल नहीं है। या ये जो मोती और दरिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने लाइक इट्स सेड दैट ए ड्रॉप ऑफ वाटर एंटर्स इन ऑयस्टर्स एंड कंटेन चेंजेस इटसेल्फ, चेंजेस फॉर्म टू बिकम ए पर्ल, राइट? तो उस पर्ल के अंदर, ये इनकी इमेजरी के अंदर जो पूरा ओशन है उसकी रेस्टलेसनेस जो है वो समाई हुई है। इन सम वेज द पर्ल कंटेन्स द ओशन। और वो पिछले शेरों में, पिछली गज़लों में ये कह भी चुके हैं कि एक एक कतरा जो है वो ये आवाज़ लगाता है कि आई एम द ओशन। या तो ये इसलिए वो सिमिली यूज़ की गई है। और एक इसके अंदर छोटा सा ट्विस्ट वो ये है कि गिला है शौक़ को दिल में भी, या खाली उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको दिल में तंगी-ए-जā का गिला है, दिल में भी। या तो उनका कहने का मतलब ये है कि इस दिल में, या जो कि इतना बड़ा है, जो इतने दुख दर्द, इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर समा सकती है, इसके अंदर भी जो हमारा पैशन है वो समा नहीं सकता। कंप्लेन करता है कि ये तंग जगह है।
तो passion or ardor is a much greater, much turbulent force than the ocean. That's what the gist of the शेर is. तो अगला शेर देखें कि ये जानता हूँ कि तू है पसुख़-ए-माktūb, मगर सितम-ज़दा हूँ ज़ौक़-ए-ख़hāma-farsā का। तो इसके अंदर जो अल्फाज यूज़ किए गए हैं, पसुख़-ए-माktūब का मतलब है आंसर टू ए लेटर। सितम-ज़दा मीन्स, सितम इज़ ऑप्रेशन, जुल्म, और सितम-ज़दा होना मीन्स टू बी oppressed. और ज़ौक़-ए-ख़hāma-farsā means the relish or taste that wears away the pen. Khama means pen, और the taste of wearing away the pen, right? कि जो पेन से आप इतना, कलम से, अपने खामे से इतना लिख रहे हैं कि it wears away, right? वो घिस गया है। तो काफ़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर इमेजरी है। लिटरल मीनिंग इसका ये है कि ये जानता हूँ कि तू और पसुख़-ए-माktūb, आई नो दिस दैट यू एंड द आंसर टू ए लेटर, राइट? इम्प्लीकेशन उसके ये है कि महबूब जो है वो गालिब साहब के ख़तों का जवाब नहीं देता है, या मगर सितम-ज़दा हूँ ज़ौक़-ए-ख़hāma-farsā का, बट आई एम ऑप्रेस्ड बाई ए relish और टेस्ट फॉर wearing away द पेन, या। तो वो कहने का मतलब उनका ये है कि ये तो मैं जानता हूँ, राइट, कि मेरी सारी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन तू मेरे ख़तों का जवाब नहीं देगी। अपने महबूब की तरफ ये इशारा है कि वो मेरे ख़तों का जवाब नहीं देगी। मैं जानता हूँ कि तू मेरे ख़तों का जवाब नहीं देगी। व्हाट कैन आई डू, आई एम हेल्पलेस। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी दिमाग की स्टेट अब इस तरह की आ गई है कि मैं उस अपनी कलम को घिसाने में मुझे मज़ा आता है, राइट? मैं the relish of wearing away the pen, that oppresses me, which is basically is like, oppression is obviously a positive thing in शेर शायरी also. तो कहते हैं कि मैं I'm kind of enchanted by it almost, yeah, कि I'm compelled by it, right? कि बार बार तेरे को ख़त लिखना और उस प्रोसेस में अपने खामे को, अपने कलम को घिसा देना जो है, इस प्रोसेस के अंदर मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड I'm just helpless, I cannot control myself. I find relish, like ज़ौक़ उन्होंने बोला यहाँ पे, like this is what gives me joy and relish, right? मुझे इसी में मज़ा आता है, इसीलिए मैं तू मेरे को जवाब दे ना दे, मैं बार बार तेरे को ख़त लिखता रहता हूँ, बार बार तेरे को ख़त लिखता रहता हूँ, राइट? तो ये आशिक की मेंटल स्टेट डिस्क्राइब की है इन्होंने, कि वो बेचारा ऐसी सिचुएशन में आ गया कि उसको नाउम्मीद ही है, उसको कोई उम्मीद नहीं है कि उसके ख़त का जवाब आएगा, लेकिन वो बेचारा फिर भी बार बार ख़त लिख रहा है, और वो जो कलम को घिसाने का जो प्रोसेस है, उसी के अंदर उसको बेचारे को मज़ा आने लग गया है, या। और अब वो महबूब से जवाब की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, बट ही हैज़ बिकम फिक्सेटेड ऑन राइटिंग द लेटर्स, द sheer mechanism, राइट? वो दिस इज़ लाइक ये एक बहुत बोरिंग काम है, राइट? बार बार आप लिखे जा रहे हो, कलम को घिसाए जा रहे हो, लेकिन अब वो स्टेट में आ गया कि वो बस वो यही किया जा रहा है, पागलों की तरह लिखे जा रहा है खत बार बार, या। और इस प्रोसेस में आप ये भी कह सकते हैं कि उनका दिल जो है, दैट्स ऑल्सो विदरिंग अवे, राइट? वो भी घिस रहा है आस्ता आस्ता। बोथ द लवर, हिज हार्ट एंड हिज पेन, दे आर ऑल in this process are getting worn out, and eventually the lover may die, yeah. तो इस जब मैं ये शेर पढ़ रहा था, तो इसी मिलते जुलते थीम के ऊपर एक और शेर मुझे याद आया कि कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ। ये गालिब साहब का शेर है कि कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। वो कहते हैं कि इससे पहले कि जो मैसेंजर जिसके हाथ आपने ख़त भेजा है वो वापस जवाब लेके आए, मैं ख़त एक और लिख के रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जवाब क्या आएगा। ऐसा हो सकता है कि जवाब आए ना, राइट? पर उनकी आदत बन गई है महबूब को ख़त लिखते जाना, और ये शेर भी वही इम्प्लाई करता है। अच्छा, अगला शेर देखें कि hinā-e-pā-e-ख़hizāñ है बहार अगर है यही, davām-e-kulfat-e-ख़hātir है aish दुनिया का। तो hinā-e-pā-e-ख़hizāñ है बहार अगर है यही, davām-e-kulfat-e-ख़hātir है aish दुनिया का। तो hinā-e-pā-e-ख़hizāñ का मतलब होता है, हिना इज़ आपको पता है मेहंदी। तो वो कहते हैं कि दिस
spring is henna on the foot of autumn. bahār is spring, ख़िज़ां is autumn और fall जब पत्ते झड़ जाते हैं. और and if it is only this, then the pleasure of the world is a unending vexation of the temperament. ख़hātir means temperament, and aish means luxury or pleasure. So kulfat means like distress or inconvenience or vexation. तो effectively इसका मतलब इस शेर का ये है, इसको दोबारा एक बार पढ़ देते हैं कि hinā-e-pā-e-ख़hizāñ है बहार अगर है यही, davām-e-kulfat-e-ख़hātir है aish दुनिया का. तो जो हिना होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, राइट. आप हिना लगाते हैं, कुछ देर के बाद उसका रंग जो है वो ख़त्म हो जाता है. अपने हाथों पे पाँव पे हिना लगाइए. तो वो कहते हैं कि ये जो स्प्रिंग है, इट इज़ फ्लीटिंग लाइक दैट, इट इज़ शॉर्ट लिव्ड लाइक दैट. या और उन्होंने जो इमेजरी यूज़ की है कि ये जो स्प्रिंग जो आया है ये इफ़ेक्टिवली ख़िज़ां ही है. इट्स ऑटम ओनली जिसने अपने पाँव पे हिना लगा रखी है. तो इस हिना की वजह से रंग आ गया है उसके अंदर, ख़िज़ां के ऊपर रंग आ गया है, और उसको उन्होंने यहाँ पे बहार डिस्क्राइब किया. तो अंडरलाइंग रियलिटी इज़ ऑटम और ख़िज़ां. या अंडरलाइंग रियलिटी बहार नहीं है, बस उसने थोड़ा मेकअप कर लिया है, इसके अंदर हिना लगा ली है, एंड दैट वाज बहार. अब वो इवेंचुअली बहुत थोड़ी देर में बहार का जो हिना का जो रंग है वो निकल जाएगा, और फिर ख़िज़ां की रियलिटी आपके सामने आ जाएगी. और he has compared that to the enjoyment of the world, right? The period of enjoyment is generally extremely short, क्योंकि जो underlying inherent reality है that is painful, that is of grief. उनका कहने का मतलब ये है, ये जो हमें छोटी मोटी खुशी मिलती है वो ऐसे है जैसे कि शॉर्ट लिव्ड बहार होती है. और कितनी खूबसूरत इन्होंने इमेजरी यूज़ की है. और बेसिकली इट्स springtime has this veneer of color of henna on it. It's short-lived, it will end. Same is the case with enjoyment and joy in this world. It's short-lived, it ends soon, and the underlying reality is not spring, underlying reality is autumn, and underlying reality of our existence is not joy, it's sadness or grief. So अच्छा, अगला शेर देखें कि ग़म-ए-फिराक़ में तकलीफ़-ए-साir-ए-bāģh न दो, मुझे दिमाग नहीं ख़ंदा-हा-ए-बejā का. ग़म-ए-फिराक़ is grief of separation, तकलीफ़ is trouble, sair-e-bāģh means बाग की सैर करना, to stroll in the garden. दिमाग नहीं होना का मतलब यह है कि have no desire, have no mind for something. ख़handa-हा-e-bejā का मतलब होता है inappropriate smiles. तो अगर आप इसके अंदर बाग का सिनेरियो देखें, तो आप बाग में जाते हैं तो वहाँ गुल खिले हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि गुल जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, वो खुश हैं वो, राइट. तो वो कहते हैं कि मेरी ग़म-ए-फिराक़ में, इस सेपरेशन जुदाई के गम में ऐसी हालत हो गई है कि मेरे पास दिमाग नहीं रहा उन मुस्कुराते हुए गुलाबों को देखने का, एंजॉय करने का. वो कहते हैं इस ग़म-ए-फिराक़ में तकलीफ़-ए-साir-ए-bāģh ना दे, कि मुझे डोंट गिव मी द ट्रबल ऑफ टेकिंग ए स्ट्रोल इन द गार्डन, कि मुझे मत लेके जाओ गार्डन के अंदर. आई डोंट वांट टू गो. व्हाई? बिकॉज आई हैव नो माइंड और डिज़ायर लेफ्ट टू अप्रिशिएट दीज स्माइल्स सीम्स इनअप्रोप्रिएट टू मी. तो बेसिकली सिचुएशन वही आ गई फिर उससे, मतलब दुख की स्टेट में जब इंसान होता है तो किसका दिल करता है कि जाके बहार को एंजॉय करे, या लोगों की खूबसूरत स्माइल्स को एंजॉय करे, महबूबों की खूबसूरत स्माइल्स को एंजॉय करे. कहते नहीं, मेरे अंदर दिमाग नहीं है इसके अंदर, मैं इतना गमज़दा हूँ, मैं इतनी पेन और सफ़रिंग से गुज़र रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई दिमाग नहीं है बाग में जाने का, और ये स्माइल्स आर इनअप्रोप्रिएट, दे आर आउट ऑफ प्लेस फॉर मी एट द मोमेंट. सो दोस्त शायद उनको लेके जाना था बाग में, and his response is, man, just leave me alone, I have no time to enjoy anything. अच्छा, ये फ्रांसिस प्रिचर्ड की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने एक और शेर का
यहाँ पे मीर तकी मीर का एक शेर मेंशन किया था ऑन अ सिमिलर थीम विच वाज अ ब्यूटीफुल शेर। तो वो ये शेर था कि अच्छी लगे है तुझ बिन गुलगश्त बाग किसको, अच्छी लगे है तुझ बिन गुलगश्त बाग किसको, सोहबत रखे गुलों से इतना दिमाग किसको। या कि तेरे बगैर ये जो गार्डन में घूमना जो है, गुलगश्त करना, ये किसको अच्छा लगता है, और मैं इस केस के अंदर सोहबत रखूं गुलों की, ये इतना दिमाग किसके पास है, राइट। आई डोंट हैव द माइंड और द डिज़ायर or even the nose for it, because they're talking about roses and smiles and smells. अच्छा, अगला शेर देखें कि हनूज़ महरमी-ए-हुस्न को तरसता हूँ, हनूज़ महरमी-ए-हुस्न को तरसता हूँ, करे है har-bun-e-mū काम chashm-e-bīnā का। हनूज़ means now or still. Mahrami-e-husn means intimacy with beauty, और तरसना means to long. Yeah. Or bun-e-mū means root of every hair, hair on your body, har-bun-e-mū. chashm-e-bīnā means a seeing eye or a discerning eye. Yeah. तो कहते हैं कि I still long for intimacy with beauty. हनूज़ महरमी-ए-हुस्न को तरस रहा हूँ, मैं तरस रहा हूँ इस हुस्न के महबूब के साथ महरमी होने को, like to be intimate with the beauty. और कहता है कि दिस इज़ डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवरी हेयर ऑन माई बॉडी इज़ acting as a seeing eye. Yeah. So there is beauty all around Ghalib, and every hair on his body is acting as an eye that is trying to experience that beauty, see that beauty, capture that beauty, but he still cannot get intimate with it. Yeah. तो इस बात की उनको शिकायत है कि एवरी रूट ऑफ द एवरी हेयर ऑन माई बॉडी हैज़ बिकम एन आई, एंड इन एवरी particle of this world, every aspect of this world, I see her glories, a beloved's glory. Nevertheless, I'm not able to attain a level of intimacy with that beauty. Yeah. अब ये महबूब की ग्लोरी हो सकती है, महबूब की खूबसूरती हो सकती है, या ये खुदा की ग्लोरी भी हो सकती है, राइट। देयर इज़ डिविनिटी ऑल अराउंड यू, बट यू आर नॉट एबल टू गेट इंटीमेट विद इट। तो इसके दोनों मतलब हो सकते हैं, एक महबूब की सेंस में भी हो सकता है और एक खुदा की सेंस में भी हो सकता है। इफ़ेक्टिवली ये है कि आपके पास हज़ारों आँखें भी हों, तो आप जो खुदा की खूबसूरती है, गॉड की जो ग्लोरी है, उसको शायद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकते। सिमिलरली इन द केस ऑफ बिलवेड, आपके पास हज़ार आँखें भी हैं, तो आप उसकी ब्यूटी के साथ इंटीमेट हो नहीं पा रहे हैं। दैट इज़ द ओवरऑल सिचुएशन। या खुदा के केस में तो शायद आप देख भी नहीं सकते, तो आंखें वैसे ही यूज़लेस हैं। इंटीमेसी इज़ द नेक्स्ट लेवल, सो दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। एनीवेज, महबूब के केस के अंदर या इस दुनिया की खूबसूरती केस के अंदर आपकी आंखें शायद उसको देख तो सकती हैं, बट यू कैन नॉट गेट इंटीमेट विद इट, यू कैन नॉट ट्रूली एक्सपीरियंस इट और गेट क्लोज टू इट। महबूब लोग जो हैं वो तो वैसे भी अपने जो चाहने वाले हैं उनको पास नहीं आने देते, तो आप दूर से देखो लेकिन आप इंटीमेट नहीं हो सकते। तो कहते हैं कि हनूज़ महरमी-ए-हुस्न को तरसता हूँ, करे है har-bun-e-mū काम चश्म-ए-bīnā का। अच्छा, अगला शेर देखें कि दिल उसको पहले ही nāz-o-adā से दे बैठे, दिल उसको पहले ही nāz-o-adā से दे बैठे, हमें दिमाग कहाँ हुस्न के तकाज़ा का। nāz-o-adā मीन्स लाइक एयर्स एंड ग्रेसेस, और अगेन उन्होंने यूज़ किया है हमें दिमाग कहाँ, कि लाइक आई डो नॉट हैव द माइंड, किस चीज़ का, हुस्न के तकाज़ा का। तकाज़ा मीन्स फॉर द क्लेम ऑफ द ब्यूटी और डिमांड्स ऑफ द ब्यूटी ऑल्सो। तो उसका कहने का मतलब ये है कि दिल उसको पहले ही नाज़ो-अदा से दे बैठे, कि पहली बार हमने महबूब को देखा और उसकी जो नाज़ो-अदा जो है वो अभी शुरू ही नहीं हुई थी, उससे पहले ही हमने उसको अपना दिल दे दिया में मतलब उससे हमको प्यार हो गया, राइट। हमें दिमाग कहाँ हुस्न के तकाज़ा का, राइट। दैट I do not have the mind, or I am ignorant about the claims of the beauty, right. तो बेसिकली अभी तो उसके हुस्न के जलवे दिखने थे, राइट। और
लवर जो है वो एक सादा सिंपल आशिक है, उसको नहीं पता था कि इस खूबसूरती के साथ डील कैसे करना होता है, ये अभी क्या क्या डिमांड्स मेरे ऊपर डालेगी, राइट। तो इससे पहले कि उसको वो पूरी बात समझ में आती, उसने पहले ही अपना दिल महबूब को दे दिया, राइट। वो अभी उसके नाज़ो नखरे तो शुरू ही नहीं हुए थे, राइट। उसके नाज़ो-अदा जब शुरू होगी, जब उसके तकाज़े शुरू होंगे, दैट्स व्हेन द लवर विल ट्रूली अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ लव, एंड देन ही विल हैव टू एक्सपीरियंस सफरिंग ऑब्वियसली, राइट। कोई महबूब जो है वो सीधे सीधे आपसे प्यार तो करने वाला है नहीं, राइट। पर ये सादा इसके अंदर जो है आशिक है, और उसे नहीं रहा गया, राइट। इतनी खूबसूरती थी महबूब की कि वो पहली नज़र में ही अपना दिल जो है दे बैठे उसको, या और दूसरी बात ये है कि this is another example of his simplicity, another kind of pointer towards his simplicity, कि उसने बिना उसकी सिंपल खूबसूरती को देखते ही दिल दे दिया। अभी उसने इसके ट्रू नाज नखरे अदा जो हैं वो एक्सपीरियंस ही नहीं की, क्या। तो अभी उसको पता ही नहीं है बेचारे को कि अभी आगे क्या होने वाला है। तो शेर दोबारा पढ़ देते हैं कि दिल उसको पहले ही नाज़ो-अदा से दे बैठे, हमें दिमाग कहाँ हुस्न के तकाज़ा का। इसके अंदर दिमाग ना होने का मतलब यह है कि आई एम नाइव, आई डू नॉट हैव द मैच्योरिटी ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड द डिमांड्स और क्लेम्स ऑफ ब्यूटी। अच्छा, तो अगला देखें कि न कह के गिरिया बे-मिकदार-ए-हसरत-ए-दिल है, न कह के गिरिया बा-मिकदार-ए-हसरत-ए-दिल है, मेरी निगाह में है जम-ओ-ख़र्चा दरिया का। तो कहते हैं कि पहली लाइन में कहते हैं बा-मिकदार-ए-हसरत-ए-दिल का मतलब है इन प्रोपोर्शन टू द लॉन्गिंग ऑफ द हार्ट। तो कहते हैं कि गिरिया इज़ वीपिंग, तो कहते हैं डू नॉट से दैट माई वीपिंग इज़ इन प्रोपोर्शन टू द लॉन्गिंग ऑफ द हार्ट, राइट। कि मेरा दिल जितना रोना चाहता है उतना मैं रोया नहीं हूँ, तो ये मत मुझे कहो कि जो तेरा रोना जो है इट्स प्रोपोर्शनल टू द डिज़ायर और द लॉन्गिंग ऑफ योर हार्ट। कहते हैं मेरी निगाह में, इन माई गेज, जमो-ख़र्च मीन्स collection and expenditure, inflow and outflow of the ocean. That in my gaze is the inflow and outflow of the sea. जमा करना मीन्स जो आपके पास पैसा आ रहा है, खर्चा मीन्स मनी दैट यू आर स्पेंडिंग। तो वो कहते हैं उसका हिसाब जो है ओशन का जो है वो मेरे दिमाग में है, मेरी आंखों में के सामने है वो। तो तुम मुझे ये मत कहो कि मेरा जो रोना है इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिज़ायर ऑफ माई हार्ट। अच्छा, पहली लाइन तो सिंपल है कि वो कहते हैं कि काफ़ी रो चुके हैं वो, या ऑब्वियसली काफ़ी रो चुके हैं, और किसी ने उनको कहा है कि भाई बंद कर दे, अभी तो इतना रो चुका है। वो कहते हैं नहीं, अभी तो ये शुरू हुआ है, राइट। जितना मैं रोना चाहता हूँ, जितनी मेरे दिल की रोने की हसरत है, क्योंकि मेरे दुख दर्द में, पेन और सफरिंग में इतनी शिद्दत है, राइट, कि मैं तो अभी बहुत रोऊंगा। उन्होंने दूसरे शेरों में तो ये कहा है कि मैं इतना रोऊंगा कि यहाँ सैलाब बर्पा हो जाएगा, ये दुनिया जो है तबाह कर दूंगा मैं रो रो के अपने आंसुओं से। तो कहते हैं अभी तो मैं रोया ही नहीं। और दूसरा क्या कहते हैं कि, और दूसरा उन्होंने ओशन के साथ इसलिए कंपेयर किया है कि वो कहते हैं कि मेरे अंदर रोने की कैपेसिटी, मेरे को पता है कि ये जमा और खर्च दरिया का क्या होता है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ द सी ओशन। आई अंडरस्टैंड हाउ बिग एन ओशन इज़, माई कैपेसिटी टू वीप इज़ बिगर दैन द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द ओशन, राइट। कि मैं इस ओशन के अंदर जितना, समुंदर के अंदर जितना पानी है उससे ज़्यादा पानी अपनी आंखों से बहा सकता हूँ मैं, राइट। लेकिन अभी मैंने बहाया नहीं है, तो इसलिए मुझे मत कहो कि तू कि यू हैव वेप्ट इनफ, या। और दूसरा इसका एस्पेक्ट ये हो सकता है कि जमा खर्च बिकॉज इट्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो कहते हैं ये भी हो सकता है कि जो उनकी आंखों के आंसू हैं, दे आर लाइक द एब एंड सर्ज ऑफ द ओशन, सो दे आर राइट देयर एट द ब्रिम ऑफ द आइज एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर अपॉर्चुनिटी टू जस्ट फॉल। ये फ्रैन प्रिचर्ड की वेबसाइट पे किसी साहब का ये भी एक ओपिनियन था, बट ओवरऑल जो मुझे समझ में आता है ये है कि वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं आई कैन क्राई अ लॉट, आई हैव सफर्ड अ लॉट, आई कैन क्राई अप एन ओशन एंड आई हैवंट येट, राइट। तो या तो मौका नहीं आया रोने का, या उन्होंने अपने आप को ज़ब्त करके रखा है किसी वजह से, अप्रोप्रिएट नहीं है रोना। लेकिन वो कहते हैं मेरे अंदर इतनी दुख दर्द है कि मैं बहुत रो सकता हूँ।
So don't tell me that I have wept in the proportion of the longing of my heart. My heart still longs to weep a lot. अच्छा, तो आखिरी शेर देखें कि फलक को देख के करता हूँ उसको याद असद. फलक मीन्स द स्काई, हेवन्स, फेट, यू नो. तो वो कहते हैं फलक को देख के करता हूँ उसको याद असद, जफ़ा में उसकी है अंदाज कार-फरमा का. जफ़ा मीन्स अनफेथफुलनेस. इस केस के अंदर प्रॉबली एंगर इज़ मोर अप्रोप्रिएट. तो अंदाज इज़ मैनर. कार-फरमा होता है सम काइंड ऑफ रूलर और कमांडर और समबडी हु मैनेजेस अफेयर्स. या इस केस के अंदर बिकॉज उन्होंने फ़लक का पहली लाइन में ज़िक्र किया है, तो आसमान की तरफ ट्रेडिशनली लोग देखते हैं तो वो खुदा से जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और खुदा के सामने फ़रियाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो इसके अंदर कार-फरमा जो है वो खुदा है, गॉड है. वो कहते हैं कि जब मैं फ़लक की तरफ देखता हूँ, आसमान की तरफ देखता हूँ, हेवंस की तरफ देखता हूँ, विच इज़ गॉड्स डोमेन, राइट, मेरे को उसी का ख्याल आता है. किसका ख्याल आता है? महबूब का ख्याल आता है, राइट. तो लोग तो हाथ उठाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं खुदा को याद करने के लिए. जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे मेरे महबूब का ही ख्याल आता है, खुदा का ख्याल नहीं आता. क्यों? वो कहते हैं कि जफ़ा में उसकी है अंदाज़ कार-फरमा का, कि उसके गुस्से के अंदर, उसकी बेवफाई के अंदर जो है खुदा का अंदाज़ है. या सो कहने का इसके अंदर मतलब यह है कि जो खुदा आपके ऊपर रहम भी कर सकता है, खुदा आपके ऊपर कहर भी बर्पा कर सकता है. तो इस केस के अंदर शायद वो वाई ही इज़ लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई इज़ टू गेट सम रिलीफ. वो चाहते हैं कि उनके ऊपर कहर बर्पा ना हो, राइट. लेकिन अदर इम्प्लीकेशन इसके ये है कि जो महबूब है उसका जो गुस्सा है वो खुदा के जैसा है, या खुदा से भी बढ़कर बता दिया उन्होंने यहाँ पे. या इसलिए जब वो खुदा की तरफ देखते हैं तो उनको अपना महबूब याद आ जाता है और वो खुदा से भी ज़्यादा अपने महबूब से डरते हैं. या तो खुदा का गुस्सा उनको मंजूर है, खुदा उनसे नाराज़ हो जाए ये उनको मंजूर है, महबूब उनको नाराज़ हो जाए ये उनको मंजूर नहीं है. क्यों? क्योंकि उनकी नज़रों में द बिलवड इज़ परहैप्स इवन मोर डेंजरस than the God. So God can be merciful sometimes. That's another implication, right? Sometimes God can be merciful, but not the beloved. तो उनको beloved से डर लग रहा है और जब वो खुदा की तरफ देखते हैं तो उनको महबूब याद आ जाता है, महबूब के जुल्मों से तम याद आ जाते हैं. खुदा से भी ज़्यादा डेंजरस समझते हैं वो अपने महबूब को. She is so cruel and her kind of cruelty can beat the cruelty or anger of the God. फलक को देख के करता हूँ उसको याद असद, जफ़ा में उसकी है अंदाज़ कार-फरमा का. या तो जैसे खुदा आपके ऊपर कहर बर्पा कर सकता है, महबूब उसी अंदाज में आपके ऊपर कहर बर्पा कर सकता है और करता है. या विल शो नो मर्सी. दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस शेयर. तो ये तो थी जी पूरी गज़ल. आई होप यू लाइक इट.